बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्किट एनालिसिस एंड इट इज़ कॉल्ड द पार्ट सर्किट एनालिसिस पार्ट 2। आज के लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली हाउ वी कैन एनालाइज द सर्किट बाय यूजिंग डिफरेंट यू कैन से द केवीएल, केसीएल एंड अदर सम थ्योरम्स। तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। So this topic is related to our course Basic Electronics PHY 323 BS Software Engineering Evenings second semester spring 2021. So in the last lecture we have talked about current phenomenal you can say the phenomenological definition of the current, types of current, DC current, EMF versus potential difference resistor, combination of the resistor, series and parallel combination and circuit analysis. So in this lecture, we are going to discuss about what is KCL, Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, and their practicing problems for KCL as well as the practicing problem for the KVL. So in this, first of all, what is Kirchhoff current law? One of the fundamental conservation principle in electrical and electronic engineering. The charge cannot be created, cannot be destroyed, so it can be transferred from one point to another point. So it is called the Kirchhoff current law, or you can say here बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ किरचॉफ करंट लॉ हमें बेसिक डेफिनेशन जो है उनका पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नोड किसे कहा जाएगा। तो नोड क्या होता है? द पॉइंट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स जो है आर जॉइंट आर कॉल्ड द नोड, और यू कैन से दैट द बिग नोड नंबर वन। तो उस हवाले से ये नोड है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये पहली नोड है। आप देख सकते हैं नोड का मतलब है कि जहाँ पे टाई अप किया हो एक से दो एलिमेंट्स ने, हम उसे नोड कह रहे हैं। तो दिस इज द नोड वन। ये सेकंड वाली नोड है जिसके अंदर आर और थ्री और आर फोर जो रेजिस्टेंस है वो इकट्ठे जोड़े गए हैं यहाँ पे। ये सेकंड नोड है। इसी तरह से आर4 और आर5 एज वेल एज आर1 जो है वो यहाँ पे इकट्ठे जोड़े गए हैं, जिसके साथ फर्दर जो है ये तीनों जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आर5 और आर टू जो है आपस में जुड़े हुए हैं फोर नोड के साथ। सिमिलरली द थर्ड नोड जिसके अंदर आर1 आर3 और फर्दर जो है ये सारे कनेक्टेड हैं। तो दीज आर कॉल्ड दी नोड्स। उसके बाद है जी ब्रांच। जिस तरह यहाँ पे आप सर्कल में देख सकते हैं ये पहली नोड वाला हिस्सा है, और इसी तरह ब्रांच या लूप क्या कहलाता है। तो लूप किसे कहते हैं? अ क्लोज पाथ दैट नेवर गोज ट्वाइस ओवर अ नोड इट कॉल्ड द लूप। एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर दोबारा से उस नोड में से वो ना गुजरे, इट इज कॉल्ड द लूप। अगर आप एक से पाँच तक, ये कह लें चार तक करते हैं, दोबारा एक पे पहुंच जाते हैं, दिस इज बेसिकली द लूप। तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक लूप है जिसके अंदर आप एक ही नोड में से गुजरें और सारी नोड्स एक ही लूप में से कवर अप हो जाए, ऐसे क्लोज पाथ को हम क्या कहेंगे? लूप कहते हैं। हाउएवर द रेड पाथ इज नॉट द लूप। तो जो रेड पाथ है वो लूप नहीं है, बिकॉज इसके अंदर टू पॉइंट भी नहीं आता, फिफ्थ भी नहीं आता, और एज वेल एज अगर आप वन से शुरू करते हैं तो दोबारा घूम के आप दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आप दोबारा एक दफ़ा दो दफ़ा इस नोड वाले पॉइंट में से गुजरे हैं, तो उस वाले से दिस विल नॉट बी द नोड। एज यू कैन सी हियर द क्लोज पाथ दैट नेवर गोज टू आइस ओवर अ नोड, कि वो एक नोड में से दो बार ना गुजरे, इस तरह के पाथ को हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। सिमिलरली ब्रांच कहते हैं द कंपोनेंट्स कनेक्टेड बिटवीन द टू नोड्स। तो दो नोड्स के दरमियान कनेक्टेड किए हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? आपके पास नोड कहलाते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह 2 और 5 के दरमियान कौन सा करंट है, आर4 एलिमेंट है, तो ये आपके पास क्या होगा? ब्रांच। इस इट कॉल दी ब्रांच। 2 और 3 के दरमियान आर3 कंपोनेंट है, आर1 है, सो दीज आर कॉल्ड दी ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें चीज़ों को। तो पहला हमने नोड की बात की है, फिर हमने लूप की बात की है, एंड देन ओके। सो उस हवाले से हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंटली इसको डिस्कस किया गया है। तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन के मुताबिक
तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, नोड, लूप एंड द ब्रांच। सो इसको स्टडी करने के बाद नाउ वी आर एबल कि आप जो है फर्दर जो है सिंपली समझ सकें कि किस तरह से आपके पास ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो उस हवाले से आपके पास है अ नोड कनेक्ट सेवरल कंपोनेंट्स बट इट डज नॉट होल्ड एनी चार्ज। याद रखिएगा कि नोड जो है बेसिकली एक तरह की यू कैन से द इट्स लाइक द बाइंडिंग पॉइंट ऑफ दैट। और इस बाइंडिंग पॉइंट के अंदर जो है आपके पास बहुत सारे नोड मिलके कंपोनेंट्स को तो बाइंड करते हैं बट वो किसी किस्म के कोई चार्ज को होल्ड नहीं करते। So the total current flowing into the node must be equal to the total current out of the node। तो इन nodes के अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है इनकी तरफ वो बराबर होना चाहिए जितना बाहर की तरफ फ्लो करता है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास नोड कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ द नोड, तो आपके पास नोड में जितना करंट एंटर हुआ है वो सारे का सारा जो है आपका आउट होना ज़रूरी है, और इन सब का जो सम होगा वो एक दूसरे के बराबर होना भी ज़रूरी है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आइए अब देखें कि हम किरचॉफ करंट लॉ को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। सो द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड। So as you can see here, the current is flowing into the node is equivalent to the negative flowing out of the node. So plus 5 is taken as the entrance and the you can say the node जो है उसकी तरफ जा रहा है तो उसे हम -5 लेते हैं। कुछ चीज़ों में ये रेसिप्रोकल भी होता है, एंटरिंग करंट नेगेटिव किया जा रहा होता है, लीविंग करंट पॉजिटिव हो रहा होता है। So it depends upon the situation. So algebraic sum of the current flowing out of the node is zero. So algebraic sum of the current flowing into the node is zero. So total sum of the current will be equal to zero. So we can write the KCL equation for the following node analysis. तो ये एक नोड है, आप देख सकते हैं एक ये सेंट्रल पॉइंट या एक कनेक्टेड पॉइंट है जिसे नोड कहा जा रहा है। इसके साथ आपके पास टोटल जो है वो 5 वायर्स जुड़ी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी है, पांचवी। अगर आप गौर करें तो पहले वाले से करंट एंटर हो रहा है और फिफ्थ वाले से भी करंट एंटर हो रहा है, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी वाली से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो उनको रीअरेंज करके आप ये भी लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 शुड बी इक्वल टू दी जीरो। तो ये जो है आपको बता रहा है कि जो एंटरिंग करंट है दे आर पॉजिटिव while the leaving currents are the negative। तो ये I1 जो है इट इज बेसिकली द एंटरिंग करंट, I5 जो है ये भी आपके पास एंटरिंग करंट है, जबकि I2 I3 एंड I4 इज द लीविंग करंट। तो इन सब का सम जो है वो इक्वल टू जीरो है, विच शोज दैट कि ये आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है, अब हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप किसी सर्किट के अंदर इस तरह के करंट एनालिसिस को कंडक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अ नोड इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स। सो इट मे बी स्प्रेड आउट और कंप्रेस्ड और विजुअल पर्पस बट स्टिल अ नोड। तो यू कैन सी हियर कि आपके पास दो डायग्राम्स हैं जो दिखाई गई हैं, इन सब के अंदर जो आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं वो सबकी क्या है, बराबर है। अगर आप गौर करें तो R1, R2, R3, R4 and R5 both are the equal। यहाँ पे भी 5 रेजिस्टेंसेस हैं और सिर्फ फर्क क्या है कि इसके अंदर भी दो सोर्सेज अवेलेबल हैं, V1 एंड V2 सोर्स है, और यहाँ पे करंट सोर्स है जैसा कि यहाँ पे है। हमने क्या किया हुआ है, जस्ट इस वाले हिस्से को आपने पकड़ा है 1 और 5 वाले पॉइंट्स को और इनको जस्ट स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच करने की वजह से इसकी जो शेप है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इस फॉर्म में। अगर आप 1 पॉइंट से स्ट्रेच करते हैं और फिफ्थ पॉइंट से, तो स्ट्रेच करने की वजह से ये एक रेक्टेंगल शेप बन गया हुआ है, और उसकी वजह से आपको ये फील होता है कि ये टोटली कोई डिफरेंट सर्किट है, हालांकि ऐसा नहीं। तो नोड जो है आपने फिफ्थ फर्स्ट नोड से और फिफ्थ नोड से इसको स्ट्रेच करने की कोशिश की है, ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग आपकी जो शेप है सर्किट की वो चेंज हो चुकी है, हालांकि जो फिजिक्स है वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस एग्जाम्पल का मकसद ये है आपको समझाना। अगर आप इसी नोड को एनालाइज करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल। नोड इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट वेयर देयर इज नो अकोमोडेशन ऑफ द चार्ज। सो हियर वी हैव 1 2 3 4 5। तो आप जो है वन बाय वन जो है इन सब के ऊपर करंट एनालिसिस अपना कंडक्ट कर सकते हैं।
तो आइए हम हर एक नोड के लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे ताकि अब हम वहाँ पे देख सकें कि टोटल जो करंट है वो कितना है और वो किस तरह से काम करता है। तो आपके पास जो पहला हिस्सा है लीविंग 2 एंड लीविंग 3, तो आप 2 पॉइंट और थर्ड पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो लिख सकते हैं। तो करंट जो है वो पहले वाला पॉइंट जो है वो 2 से लीव करता है, दे हैव टेकन एज अ I1 प्लस, और उसके अलावा 2 से 6 भी लीव कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये प्लस I6 लिख दिया हमने। और ये जो I4 है इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स दी एक्चुअली 2 वाली साइड, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो एक्चुअली तौर पे देखा जाए तो इक्वेशन जो लिखी गई है एक्चुअली दैट इज रिटन एज लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे इजीली लिख सकूँ, so we have here actually this is the negative current, this is also negative current and then it was the positive current, और इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए था, जीरो के बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पे I1 I6 एंड I4 जो है वो आपके पास टोटल इज इक्वल टू जीरो। then we have here the total value of the current is zero, so we have the net value of the current on the सेकंड नोड, वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे लिविंग जो है वो 3 है, तो उस हवाले से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि कौन सा करंट लीव कर रहा है, कौन सा करंट एंटर हो रहा है। सो द फिफ्थ करंट इज बेसिकली एंटरिंग इनटू द थर्ड नोड, 4 वाला लीव करता है। सिमिलरली I2 भी एंटर हो रहा है, उसी तरह से I7 भी है, वो भी आपके पास क्या करता है, लीव करता है। सो यहाँ पे 2 करंट लीव कर रहे हैं, 2 करंट एंटर हो रहे हैं, तो टोटल 4 तरह के करंट हैं। तो वी हैव हियर द इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लीव करने वाले को अगर पॉजिटिव भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो नेगेटिव साइन कॉमन लिया हुआ है उन्होंने। तो उस हवाले से आपके पास जो है वो -I2, I4, I5 और I7 है। जो लीव कर रहे हैं वो आपके पास I4 और I5 हैं, और जो कि आप देख सकते हैं दिस इज़ द I4 करंट एंड दिस इज़ द, यू कैन से द I7 करंट। इनको पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से, और हाउएवर I2 एंड I5 आर द एंटरिंग करंट। तो इन सब का जो सम होगा वो आपके पास आ जाएगा, एडिंग 1 2 3। तो आप इन दोनों का जो सम होगा 2 और 3 का, वो आपके पास आ जाएगा इन सब के करंट के बराबर। तो ये दोनों हिस्से जो है यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है इतने हिस्से को, बाय यूजिंग द सम ऑफ द सिचुएशन। सिमिलरली आप इन दोनों के नोड्स को इंटरप्ट कर सकते हैं, और ये विजुलाइज क्या कर रहा है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि the sum of the grants leaving and node 2 is zero, so inside the surface in the wave as the generalized view, तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल करंट है वो जीरो आ गया। इसी तरह से आप किरचॉफ करंट लॉ को किसी भी अननोन करंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो कि हमारा मेजर काम है। आप अगर देखें तो हमारे पास जो है ये एक ए पॉइंट है जो कि एक नोड है, और बी सी डी और बी जो है वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट से करंट आ रहा है ए की तरफ। तो सिर्फ बी वाला पॉइंट जो है यहाँ से एंटरिंग करंट है, जबकि सी वाले और डी वाली पोजीशन जो है यहाँ से क्या है आपके पास, जो एक लीविंग है और एक एंट्री करंट के तौर पे लिया जा रहा है। तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ द करंट इन द होल नोड इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एंटरिंग है जी 5 एम्पेयर, ये लिख लिया हमने। एंटरिंग जो है आई एक्स जो नहीं पता वो लिख लिया। फिर जो है लीविंग है -3 एम्पेयर, ये लिख लिया हमने। आप इनको रीअरेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं एंड इट विल बिकम एज -2 एम्पेयर। सो दिस विल बी टेकन एज दी -2 एम्पेयर। इट्स मीन दैट कि ये करंट की जो डायरेक्शन है जो हमने ली है इट शुड बी ऑपोजिट टू दैट, और ये ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये लीविंग करंट है, इससे हमें भी ये बात पता चल रही है। Similarly, which will carry a charge positive or negative of the, as well as the practice notation convenient at the same time. So in the same way, you can find out the more complicated situations. जैसा कि यहाँ पे आपको एक और हमने नोड बढ़ा दिया है, आपके पास अब टोटल जो है वो 4 करंट है, और उसमें से आपने बीई करंट को फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल वे, आपने अलजेब्रिक सम इन सब का जीरो लेना होता है। तो इसके अंदर जो टोटल करंट है वो सारे के सारे, 2 एंटर हो रहे हैं, 2 लीव करते हैं। तो द एंटरिंग करंट जो यहाँ पे लिखा गया है वो सी और बी जो है -3 एम्पेयर है। -3 एम्पेयर स्टैंड फॉर दी यू एक्चुअली दैट आल्सो द लिविंग करंट। तो याद रखिएगा ये माइनस का साइन बता रहा है कि जो डायरेक्शन है ये उससे ऑपोजिट करंट है। सो दिस इज द बेसिकली द -3 इज नॉट एंटरिंग, एक्चुअली दिस इज लीविंग फ्रॉम द बी। So this will be taken as 3
living, 4 living, and the IB is also living and the 2 is the same. तो आप इन सब का जो अलजेब्रिक सम है उसको ले सकते हैं और इनको रीअरेंज करके BE की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे पास टोटल वैल्यूज को कंप्यूट किया जा सकता है। आप इसको कंप्यूट करके आंसर बताइएगा क्या आता है, ताकि फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करें कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, फिर उसके मुताबिक हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि आपने जस्ट ये एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करना है। 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर एंड -2 एम्पेयर, तो 7 है टोटल। 7 एम्पेयर में से 2 निकाल दें तो 5 एम्पेयर। तो आपका जो करंट होगा वो होगा आपके पास -5 एम्पेयर, और वो जो -5 एम्पेयर होगा एक्चुअली दैट इज बेसिकली दी एंटरिंग करंट है। तो ये एंटरिंग करंट होगा और उस हवाले से ये लिखा जाएगा। सिमिलरली आप जो है वो केसीएल इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। आप हर नोड के लिए, जिसका मैंने पहले बताया था कि हम हर नोड के लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस वे द फर्स्ट नोड के लिए जो इक्वेशन है वो ये लिखी गई है। फर्स्ट नोड जो है इसके ऊपर कौन कौन से करंट जो है वो उसमें से निकल रहे हैं या उसकी तरफ आ रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला करंट है दैट इज I2। I2 इज मूविंग अवे फ्रॉम द वन, तो ये आपके पास नेगेटिव होगा। इसी तरह से I3 है, ये भी नेगेटिव होगा। कोई ऐसा करंट जो एंटर हो रहा है, यस वी हैव I1 करंट, तो ये I1 करंट है जो एंटर किया जा रहा है। तो उस हवाले से यहाँ पे क्या है, हमने एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया और ये दोनों बाकी पॉजिटिव हो जाते हैं। हाउएवर इनके साइंस का कोई मसला नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव रख सकते हैं। तो सिमिलरली सेकंड पॉइंट पे क्या है, सेकंड पॉइंट पे हमने पहले ही किया हुआ था कि I1 लीव करता है, I6 लीव करता है और I4 एंटर होता है। तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है नेगेटिव कॉमन लेने के बाद। I4 you can say the I1 plus I6 minus I4, so you can write it as I1 minus I4 plus I6। इसी तरह से थर्ड वालों के लिए क्या लिखी जा सकती है, थर्ड के लिए नाउ वी आर वांट टू कैलकुलेट द टोटल करंट फ्रॉम थर्ड नोड। तो ये 3 पॉइंट है, इसके ऊपर लिखी जा सकती है I2 I4 माइनस I5 I7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास ये काम भी किया जा सकता है। फोर्थ वालों के लिए I3 I5 और I8 है। तो आप फोर्थ पॉइंट पे देख सकते हैं कि I5 जो करंट है ये भी आउटवर्ड है, I3 इनवर्ड है और I8 भी इनवर्ड है। तो इसका मतलब आपके पास 2 इनवर्ड करंट है, एक आउटवर्ड करंट है। तो इस हवाले से आपके पास I3 I5 और I8 होगी। अब हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज कितनी इक्वेशन आ गई, 1 2 3 और 4। हमने कितने नोड सॉल्व किए, 1 2 3 और 4। पांचवा जो नोड है वो ऑब्वियसली इन सब का क्या होना है, सम होना है। अब आपके पास जो टोटल सब कुछ है वो किधर को आ रहा है, फिफ्थ की तरफ। तो एक सिंपल तरीकाकार ये है कि आप इन सब का सम ले लें और फिफ्थ वाले पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर फिफ्थ वाले की वैसे ही कंप्यूट कर लें चीज़ें और वो हमेशा इनके सम के बराबर होना चाहिए। तो फिफ्थ वाले पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 6 भी आ रहा है फिफ्थ की तरफ, सेवन्थ भी आ रहा है और 8 लीव करता है। तो उस वाले से आपके पास जो इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी, I6 माइनस के साथ माइनस I7 प्लस I8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट का करंट है, फिफ्थ नोड का करंट है। अगर हम इन सबको एडअप करें तो आप देखेंगे कि इन सब की जो इक्वेशन है ऊपर वाली चार, इन सब का जो टोटल सम है वो बराबर होगा इसी पे ही, I6 माइनस I7 प्लस I8 के बराबर आ जाएगा। तो जो ये बता रहा है कि दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सिमिलरली आप इसी तरह बहुत सारी सिचुएशन आपको दी जा सकती हैं और आपने उसमें से मिसिंग करंट्स जो है वो निकालने होंगे और उसके मुताबिक सॉल्व करना होगा। जिस तरह के आपके पास ये पहली सिचुएशन दी गई है, इसके अंदर आपके पास है I1 I2 I3 I4 और R5। तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पे डिफरेंट करंट्स दिए हुए हैं, आपको वैल्यू दी गई है कि आपने अननोन करंट निकालने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास I5 नहीं पता, आपको I1 नहीं पता, I6 नहीं पता, I4 नहीं पता, तो उस हवाले से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। डिफरेंट इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल है, ये वाली इक्वेशन, इन सबको बारी बारी आप अप्लाई कर सकते हैं और इनसे वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। I1 के लिए ये वैल्यू निकल आएगी, जैसा कि उसी वैल्यू में हमने वैल्यूज पुट की हैं। I2 के लिए ये इक्वेशन की वैल्यू, I3 के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, 4 के लिए ये आ जाएगी। आप इनको ऐडअप कर सकते हैं, इन सबको ऐडअप करने के साथ
यू कैन सी हियर I4, इसी तरह से I1 I6 है, तो ये आपके पास जो है सिंपल आ जाएगी वैल्यूज, इन सबको सम अप किया जा सकता है, उनसे अननोन वैल्यूज कंप्यूट की जा सकती हैं जो कि I1 I4 I6 और I5 है, तो उनको रीअरेंज करके सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली आप 3 और 4 को अगर करें तो यूज ऑफ मोर जनरल आइडिया ऑफ द नोड, तो ये आपके पास शेडेड सरफेस जो है द सेक्शन ऑफ सर्कल एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिग नोड, तो उस वाले से इन सबको सम करके इन सब का जो आंसर है वो निकाला जा सकता है। सो वी हैव कंप्यूटेड हेयर फ्रॉम द वैल्यू I4, यहाँ से निकाल ली हमने। उसके बाद आपके पास क्या होगा, I4 निकालने के बाद यहाँ से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज कंप्यूट की जा सकती हैं। सिमिलरली वर्किंग ऑन द सेम आइडिया वी कैन फाइंड आउट द करंट, जैसा कि यहाँ पे है आपसे पूछा गया है कि सीरीज सर्किट है, बताएं इसके अंदर जो है करंट I1 कितना है, तो दिस इज दी 50 मिली एम्पेयर, बिकॉज जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा इन अ क्लोज लूप, और यू कैन से द इन अ सिंगल लोड यहाँ पे करंट जो होगा वो तो आपके पास 50 मिली एम्पेयर ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस नोड के ऊपर आपसे पूछा गया कि टोटल करंट बताएं कितना है। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो टोटल करंट जो है यहाँ पे जितना करंट एंटर हुआ है हमारे पास, entering current, so this is the entering current here and this is the leaving current here, this is also leaving current here, तो इन सब का जो सम है वो आपके पास सबके बराबर होना चाहिए। तो यू कैन फाइंड दैट है कि यहाँ पे एक्चुअली तौर पे जो करंट था वो लीव किया था वो बराबर है आपके पास 60 मिली एम्पेयर के बराबर आ रहा है, और ये वाला कितना है, ये 10 मिली एम्पेयर के बराबर, so the total current will be equal to the 70 milli ampere here. So similarly we can find out the total current here. तो I1 कितना है यहाँ पे, I1 कितना है, so this is basically the two situations for the case of here, कि आपके पास I1 कितना है, यहाँ से आपके पास लीविंग कितना आ रहा है, that is entering in the 10 milli ampere, ठीक है जी। और उस हवाले से आपने फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 मिली एम्पेयर इधर चला गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा, 6 मिली एम्पेयर होगा, तो उस हवाले से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ फोर्थ वाला पार्ट इधर चला गया 4 वाला, और 10 जो है वो डिवाइड होकर 6 में चला गया, सो दिस इज द 6 मिली एम्पेयर, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 मिली एम्पेयर है। सो इन अ सिमिलर वे वी कैन फाइंड I1 एंड I2, तो उस हवाले से आप I1 और I2 को भी कर सकते हैं। तो टोटल जो है आपके पास कितना है, 12 मिली एम्पेयर, तो 12 मिली एम्पेयर के अंदर कुछ पार्ट जो है इधर डिवाइड हो रहा है, कुछ पार्ट जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट दैट यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर है, तो बाकी जो पार्ट है वो कितना यहाँ पे डिवाइड हुआ है, तो यू कैन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इनको दोबारा से, इसके नोड एनालिसिस को सॉल्व किया जाएगा, इसी तरह इसके नोड एनालिसिस को सॉल्व करके I1 और I2 को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप गौर करें तो कितने नोड्स बनते हैं, इन सबको नोट करना पड़ेगा, कितनी ब्रांचेस हैं, फिर उसके मुताबिक आप इक्वेशन जो है वो राइट अप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारी पिछली प्रॉब्लम के अंदर कितने नोड्स थे जी, 5 नोड्स थे, तो कितनी इक्वेशन बनाते थे हम, 5 इक्वेशन बन रही थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा दूँ तो ये दीज आर बेसिकली द 5 नोड्स एंड द 5 इक्वेशंस। तो याद रखिएगा जितने नोड होंगे, कीप इन माइंड, जितने नोड होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी और उतने ही उसके करंट्स होंगे। तो करंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट जितने नोड्स होंगे उतनी इक्वेशन होना ज़रूरी है। सो आफ्टर डूइंग दिस वन, आप जो है फर्दर इसके एक मेजर पार्ट को कवर करने के बाद वी कैन गो फॉर द KVL एंड दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेसिकली द वन ऑफ द fundamental conservation law in electronic and electrical engineering. So this is the conservation of energy principle. Energy cannot be destroyed, cannot be created, it can be transformed from one point to another. So on the basis of this law, this is basically known as the loop law, or you can say the and it depends upon the terminologies as we are going to discuss here. A positive charge gains energy as it moves from a point with higher voltage and releases energy if it moves at point with lower voltage. याद रखिएगा एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर, और इसको सॉल्व करने का तरीकाकार हम ढूंढेंगे कि आपके पास इस लॉ को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो कि चार्जेस जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ अगर जा रहे हैं तो दे विल बी कंसिडर एज गेनिंग ऑफ एनर्जी, और उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपके पास चार्जेस जो हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो एक्चुअली दे आर गिविंग द एनर्जी, और इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पे ये स्टडी कर सकते हैं
कि यू हैव अप्लाइड हियर हो, तो उस हवाले से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपली एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन कैसे की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू टेक इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसको हम क्या कहा जाता है कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पोजीशन। तो अगर आपका जो चार्ज है वो अगर लो एनर्जी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, एनर्जी लूज कर रहा है। अगर आपका चार्ज हाई एनर्जी की तरफ जा रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, ये एनर्जी गेन करता है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास यहाँ पे एक एनालॉजी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि आइदर आपके पास जो चार्ज है वो हाई से लो की तरफ जाता है या लो से हाई की तरफ जाता है। सो यू कैन एस्टिमेट और एनालाइज इट बाय यूजिंग दिस वे कि आपके पास एक चार्ज है और आप एक जो एलिमेंट है उसके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो पॉजिटिव इज रिप्रेजेंटिंग दी high potential and the negative is representing the low potential. So प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए दिस इज द लूज ऑफ एनर्जी और इसके अंदर आपके पास वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से आपके पास क्या है, ये वैल्यू डिफाइन हो रही है कि अगर आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये गेन ऑफ एनर्जी है और उस वाले से ये क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हियर इज द सिंपल वे, और आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से एक चार्ज जो है अपनी एनर्जी गेन करता है, लूज करता है और किस तरह से उसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। सो दिस इज द वे कि एक चार्जेस जो हैं वो ए से बी, बी से सी और फिर मूव करते हैं तो उसके अंदर टोटल जो वेरिएशन है वो किस तरह से डेवलप होती है। तो चार्ज जो है एक्चुअली पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पोजीशन से चार्ज मूव कर रहा है उसी पोजीशन पे अगर चार्ज वापस आ जाता है तो इट हैज़ द सेम पोटेंशियल और सेम एनर्जी। तो इसके अंदर इस ट्रायंगल के अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है। So if the charge come back to the same initial point, the net gain in the energy will be equal to zero, and this is the conservative network, or you can say otherwise the charge could end up with the infinite energy or supply an infinite amount of energy. तो इस हवाले से ये जो है this equation can be come up with the actually the Kirchhoff voltage law. So according to the Kirchhoff voltage law, the sum of all the potentials in a closed loop should always equal to zero, and that is the actually the conservation of energy, and it is represented by the KVL equation and known as the KVL law. Kirchhoff voltage law, the algebraic sum of voltage drops around any loop must be zero. So ये हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आइए अब हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इस तरह के केवीएल लॉ को कैसे अप्लाई करना है, अगर आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज़ ट्रैवल कर रहा हो और किस तरह से हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो अगर आपका जो करंट है वो अगर क्लॉकवाइज़ ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब ये है द करंट इज़ एंटरिंग इन दिस डायरेक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है और उस हवाले से आपके पास क्या होगा आपने इसकी इक्वेशन को राइट अप करना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने एक फर्जी लूप बना लेना है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर ए, हियर बी, हियर द सी एंड द डी। अब मैंने इस कॉर्नर्स के फर्जी तौर पे नाम रख लिए है। सपोज दैट द ईच कॉर्नर इज टेकन एज ए बी सी डी। सो आपका जो लूप होगा इट इज टेकन एज ए बी सी डी ए लूप। तो ए से आपने स्टार्ट किया है एंड ए पोजीशन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्लस टू नेगेटिव, तो इट विल बी द लोअर इन वैल्यू। तो यहाँ पे नेगेटिव वी आर आ जाएगा। सो दिस विल बी टेकन एज अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई इन सबका एनर्जी लोअर है। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो उनकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव। तो एक्चुअली तौर पे जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली इट विल बी टेकन एज वी आर वन माइनस के साथ, फिर माइनस वी आर टू, फिर माइनस वी आर थ्री, फिर आपके पास माइनस से पॉजिटिव जंप कर रहे हैं आप, तो इट विल बी टेकन एज दी वी एस इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि दीज आर बेसिकली दी यू कैन से नेगेटिव साइन कॉमन लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही काम किया हुआ है कि यहाँ पे आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास जितनी भी टर्म है नेगेटिव वाली वो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये है, ये वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। उन्होंने एबीसीडी लूप नीचे लिया हुआ था, आप इसको अब जो है वैल्यू असाइन करके अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी गई है। आप इसी
इसी तरह के लूप को बना के उसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। So you can find out the different values according the resistances और उसके मुताबिक जो है अननोन वोल्टेजेस वगैरह भी फाइंड किए जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो उन सारी चीज़ों को करने के बाद आप फर्दर जो है ये लूप जो है डज नॉट हैव अ बी फिजिकल, तो उस वाले से जो है आप इनकी वैल्यूज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इवन दो के बी और ई के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तो इन सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हुए फर्दर जो है ये देख सकते हैं कि हमारा जो लूप है वो इसके दौरान किन किन वैल्यूज़ के दरमियान आप घूम रहे हैं वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है वेरी सिंपल वे। आप अगर ए बी ई एफ लूप को सॉल्व करना चाहते हैं और आपका करंट जो है वी आर सपोजिंग दैट इन दिस डायरेक्शन, तो ए से बी जाते हुए माइनस वी आर, फिर आपके पास वी बी ई लिख दिया आपने, फिर आपके पास आ जाएगा वी आर and this is the basically the low, again minus VR3 आ जाएगा and this is plus V30 volts आ जाएगा। तो इसके अंदर VR3 की वैल्यू VR1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिर आप अदर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो है इस लूप के लिए हमने डिफाइन कर दी है। इस इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद वी कैन गॉट दी कंप्यूट दी वैल्यूज, और आपके पास अगर VR1 और 2 पता हो तो आप वैसे इन वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आफ्टर डूइंग दिस आप जो है फर्दर मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को सॉल्व कर सकते हैं और एक जनरलाइज वे के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके लूप ब्रांचेस जो हैं वो किस तरह से वेरी करेंगी और किस तरह से क्वेश्चन डेवलप होंगी केसीएल लॉ में और केवीएल लॉ में। तो याद रखिएगा इन दिस सर्किट डिफाइंड द नंबर ऑफ नोड्स जितने हैं, और ये बी जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्रांचेस का। तो नंबर ऑफ नोड जो है केसीएल लॉ के अंदर हमेशा जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी, और जनरली एक इक्वेशन कम होती है। आपको याद होगा कि हमारे पास पिछली एग्जांपल जो पहली की थी उसमें टोटल 5 नोड्स थे और हमने 4 इक्वेशन बनाई थी, और पांचवी जो इक्वेशन है वो उन चारे के सम के बराबर थी। तो इसलिए हम जनरली तौर पे जो हमें रिक्वायर है वो 4 इक्वेशन है। तो इसका मतलब कि जितनी नोड्स होने चाहिए मिनिमम आपके पास जो है वो उतनी उससे एक कम इक्वेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 नोड्स थे तो आपके पास जो इक्वेशन है आपने कितनी कंप्यूट करनी है वो 4 करनी है। पांचवी इक्वेशन जो होगी वो उन सब का सम होगी। इन द सेम वे जो केवीएल लॉ है उसके अंदर ब्रांचेस के हिसाब से और नोड्स के हिसाब से बात की जाएगी। जितनी नोड्स वाली इक्वेशन आपने कंप्यूट की है और जितनी ब्रांचेस वाली हैं उनके डिफरेंस को देखा जाएगा। तो ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास ये वोल्टेजेस के दरमियान जो है 1, 2, 3, 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, और उस हवाले से आपके पास जो है ये 5वां, छठा और 7वां, यहाँ पे 7 ब्रांचेस आ रही हैं, और आपके पास इक्वेशन कितने नोड्स हैं ए, बी, सी, डी और ई है और एफ है। तो यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी 6 नोड्स हैं। तो ब्रांचेस 7 हैं और नोड्स आपके पास क्या है जी 6। तो टोटल इक्वेशन केवीएल की कितनी बनेगी? तो पहले तो केसीएल की बताएं। केसीएल की इक्वेशंस होंगी 5। केसीएल की हैं जी 5 इक्वेशंस होंगी, और जो केवीएल है उसकी इक्वेशंस होंगी आपके पास ब्रांचेस टोटल 7 है, 7 माइनस 5, तो ये 2 होंगी। एक इसके लिए इस सिचुएशन के लिए और एक इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए अलहदा से इक्वेशंस हैं, उसके लिए अलहदा से, तो हमारे पास ये केवीएल की 2 इक्वेशंस डेवलप हो जाएंगी। इनके लिए अलग-अलग इनको आप भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, किसी जगह नहीं पता चले तो बताइएगा। ये आपकी बेसिक जो है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल की फिजिक्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर एक इन सब का जो सम होगा वो आपको कलेक्टिव पोटेंशियल केवीएल की इक्वेशन दे देगा और वो इन सब के सम के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो है वो वोल्टेजेस फाइंड करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स के साथ केवीएल को अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे किया गया है, और उस तरह के एग्जांपल को सॉल्व करके आप इनको सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास एक 24 वोल्ट का सोर्स दिया गया है और एक 100 दे दिया गया है। तो उसके ये पहली लूप की इक्वेशन है, ये सेकंड की है। इन दोनों का जो सम होगा दैट विल गिव यू द एंटायर वैल्यू।
तो उस हवाले से आपके पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक सिंपलेस्ट लूप आ जाएगा। सिमिलरली आप इस तरह के छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स को जिस तरह यहाँ पे दिया गया है V1 V2 है और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लिखी हुई हैं, इसका Vx आपने फाइंड करना है और V1 और V2 की वैल्यू दी गई है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल लूप लगा के और इक्वेशंस को फाइंड आउट करके, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट फॉर Vx प्लस V2 माइनस V1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। V1 V2 की वैल्यू पुट करें, Vx की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने V जो है VBA की दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इस लूप के मुताबिक चल सकते हैं, आप इसके करंट को देख सकते हैं और Vx जो है दैट इज फ्रॉम लो टू हाई, तो Vx इज पॉजिटिव, V2 प्लस VAB इज इक्वल टू 0, तो VAB इज इक्वल टू माइनस Vx माइनस V2 इज इक्वल टू दिस वन। तो उस वजह से आप इन सबको सॉल्व करके वैल्यू को पुट कर सकते हैं एंड इट इज -8 वोल्ट। तो इस तरह से आप इस तरह के सैम्पल प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंटली आपसे चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं और इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि आपने इसको बेसिक चीज़ों को ग्रिप करना है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ये वाला तो वो तरीकाकार है जो आपने पहले अपने कॉलेज लेवल फिज़िक्स में पढ़े भी हुए थे और उसके मुताबिक आप जानते भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्किट एनालिसिस थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे कि केवीएल और केसीएल जो है वो एक ख़ास हद तक अप्लाई किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है इनका लगाना मुश्किल हो जाता है, हमें समझ से बाहर हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको इस लेक्चर की समझ आई होगी, फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जॉइन कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।